हे मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। तो ऐसा आप लोगों के साथ कितना बार हुआ है कि आपकी पेरेंट्स ने आपको कहा हो कि बेटा जब भी कोई काली बिल्ली देखो ना रास्ते में तो वो रास्ता क्रॉस मत करना। क्यों? क्योंकि ये अशुभ होता है। या कोई भी लिजर्ड अगर आपके बॉडी पे गिर जाए तो जाकर तुरंत अभी नहाओ। क्यों? क्योंकि ये अशुभ होता है। तो हमारा इंडिया ऐसे ही ना जाने कितने फैक्ट से भरा हुआ है। स्पेशली अगर मैं अशुभ की बात करें, सुपरस्टिशंस की बात करें, तो हमारी इंडिया ना इस चीज़ में भरी पड़ी है। तो इसी के रिगार्डिंग एक हमारा पोम है और जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, और इसको लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। और इसी का एक्सप्लेनेशन और इसी के रिगार्डिंग पूरा का पूरा पोम का एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में सीखने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अबाउट द पोएट, क्योंकि पोएट के बारे में जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे जिनका एक तरह से बोलो तो 20th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया उन्होंने, है ना। वो भले ही सैन फ्रांसिस्को में रहते थे, या फिर अगर बोलो तो उनका जन्म सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, लेकिन उनका अधिक से अधिक जो टाइम था ना बचपन का, वो बीता था कहाँ पे? इंग्लैंड में। ठीक है। और जहाँ पे रहकर उन्होंने नेचुरल वर्ल्ड के प्रति अपना एक प्यार डेवलप किया, और जो उनकी पोइट्री में भी दिखता है। एक तरह से हम इनको कह सकते हैं एक नेचर पोइट। ठीक है, क्योंकि इनको नेचर के रिगार्डिंग पोइट्री लिखना बहुत ज़्यादा पसंद था। स्पेशली रॉबर्ट फ्रॉस्ट को जाना जाता है कि वो जो रूरल लाइफ होती है, यानी आम जिंदगी में जो भी चीज़ें होती है, इसके रिगार्डिंग वो बहुत सारी चीज़ें लिखा करते थे। यानी उनकी पोइट्री से हम देख सकते हैं कि नॉर्मल लाइफ में जो चीज़ें होती है ना, वो चीज़ों को वो डिपिक्ट करता है। स्पेशली वो पुलिट्जर प्राइज भी जीत चुके हैं। ठीक है, वो भी एक बार नहीं 4 बार। और स्पेशली कांग्रेसनल गोल्ड मेडल भी उनको मिल चुका है। कांग्रेसनल गोल्ड मेडल उन लोगों को दिया जाता है जो अमेरिकन हिस्ट्री में या फिर अमेरिका के उत्थान के लिए या फिर बोलो तो अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने कुछ अपने राइटिंग से डेडिकेट किया हो। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इतना कुछ लिखा जिसके वजह से अमेरिका जो है वो आगे की ओर बढ़ी इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, इसलिए उनको कांग्रेसनल गोल्ड मेडल का अवार्ड मिला। सो लेट्स बिगिन द पोम। देखो सबसे पहला हमारा स्टैंजा कहता है, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rude। तो यहाँ पे देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सा यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, डेट इज रूड। एक ही यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड है, डेट इज रूड। तो रूड का मतलब क्या होता है? हेल्ड इन रिग्रेट। यानी पूरा जो कोई चीज़ होता है, अगर हम उसको पछताते हुए अगर हम कोई चीज़ को बिता देते हैं तो वहाँ पे हम बोलते हैं हेल्ड इन रिग्रेट। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे द वे अ क्रो, अब मैं एक एक लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। द वे अ क्रो, जिस तरीके से क्रो ने शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिरा दिया, डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री से मेरे ऊपर क्या गिरा दिया? डस्ट ऑफ स्नो। हैज़ गिवन माई हार्ट, इसने मेरे हार्ट में क्या किया? एक चेंज ला दिया। ठीक है, मेरा पूरा मूड भी बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और मेरे पूरे दिन का वो पार्ट बचा दिया जिसको मैं क्या करने वाला था? यूं ही बर्बाद करने वाला था रिग्रेशन में। ठीक है, तो इसमें कुल मिला के बात यही कही गई है कि एक बार रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही ज़्यादा पेंसिव मूड में थे। आप ये वर्ड यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही पेंसिव मूड में थे। वो बस निकल गए अपने घर से बाहर ताकि उनका मूड थोड़ा बढ़िया हो जाए, और किस तरीके से वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहे थे। ये हेमलॉक ट्री आपको दिख रहा होगा, ये है हेमलॉक ट्री। तो हेमलॉक ट्री के नीचे से वो गुजर रहे थे, और इसी बीच एक क्रो आता है और एक ब्रांच के ऊपर आकर वो बैठ जाता है। बैठने के बाद वो उसको हिलाता है, और हिलाने से ये कुछ डस्ट ऑफ स्नो जो है, यानी स्नो जो है, स्नो के पार्टिकल्स जो हैं, वो हमारे पोएट के सर पे आके गिरता है। ठीक है, और जैसे ही सर पे आके गिरता है तो वो ऊपर की ओर देखते हैं, उनका पूरा मूड ही चेंज। मतलब वो पहले बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे, और जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उनके सर पे आके गिरता है उनका पूरा मूड ही चेंज होता है। कंप्लीटली टुवार्ड्स नेचर उनका मूड चला जाता है, और जो भी उनके साथ हो रहा होता है वो भूल जाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा नेचर हमारे लाइफ के ऊपर। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। सेंट्रल आइडिया इसका यही है कि डस्ट ऑफ स्नो इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट नेचर इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ जॉय। ठीक है, दूसरा, द पोएट एक्सप्लेन्स थ्रू द पोम दैट व्हेन अ ह्यूमन फील्स डिप्रेस्ड, मेलंकली और डिजेक्टेड, मदर नेचर प्रोवाइड्स हिम विद सेल्फ लव। यानी जब एक इंसान बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, एकदम निराश हो जाता है, डिप्रेस्ड फील करता है, तो उस समय मदर नेचर जो है वो क्या करता है? वो क्या करती है? वो हील करने का काम करती है हमारे बॉडी को। इट रिमूव्स ऑल द नेगेटिविटी एंड ग्लूम फ्रॉम द
पर्सनस माइंड। और ऐसा कहते भी हैं कि अगर आपको कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील हो तो कभी आप नेचर के पास चले जाओ, आप घूमने निकल जाओ, आप फील्ड में चले जाओ, पेड़ों के पास चले जाओ, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर से जो नेगेटिविटी है वो गायब हो जाएगी। द पोम कॉन्वेज अ मैसेज दैट नथिंग इन नेचर इज अगली और इनऑस्पिशियस और नेगेटिव। और ये हमें ये भी मैसेज कॉन्वे करती है कि इस पूरे दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है नेचर में जो क्या हो, इनऑस्पिशियस हो। यानी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था बिल्ली वाला, ठीक है, तो वो भी ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एक बिल्ली रास्ता क्रॉस कर रही है और उसी के बीच में अगर आपने उस रास्ते से आगे गए तो क्या होगा कि आपका कुछ अशुभ होने वाला। तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होता। डेट इज़ ऑल अबाउट आवर मेंटलिटी। It also depicts that sometimes small things have a great impact in our life। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, उनका भी बहुत बड़ा बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे लाइफ के ऊपर। जैसे डस्ट ऑफ स्नो का गिरना कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट नहीं था, बस वो एक छोटा सा इंसिडेंट था, जस्ट डस्ट ऑफ स्नो उनके सर पे आके गिरा, लेकिन उसी डस्ट ऑफ स्नो के गिरने के वजह से उनका पूरा दिन बर्बाद होने से बच गया। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो बस छोटी छोटी चीज़ों का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लिटरेरी डिवाइसेस यानी फिगर्स ऑफ स्पीच देखते हैं। तो फिगर्स ऑफ स्पीच में बेटा सबसे पहला है राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम हम कैसे पता करते हैं, बहुत सिंपल है। राइमिंग स्कीम पता करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रो और ये लिखा हुआ है स्नो, तो इसको हम करेंगे ए, इसको भी करेंगे ए। ये है हमारा मी, ये है ट्री यानी बी बी। हार्ट पार्ट सी सी। मूड रूड डी डी। तो इसलिए इस पूरे के पूरे जो पोम है उसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी ए बी सी डी। देखो यही मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ए बी सी डी। दूसरा हम लोग चलते हैं सिंबलिज्म। सिंबलिज्म में क्या होता है भाई, सिंबलिज्म एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जिसमें सिंबल्स का यूज़ किया जाता है कोई डीप मीनिंग बताने के लिए, ठीक है। होगा तो कुछ और, लेकिन वो कुछ और चीज़ को बताएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं क्रो एंड हेमलॉक ट्री की बात करें तो क्रो एंड हेमलॉक ट्री जो है वो हमारे कुछ इमोशंस को बताता है, जैसे कि डिजेक्शन एंड ग्लूम, ऐसी चीज़ें, ठीक है। साथ साथ में हम डिप्रेस हुआ था, यानी ये नेगेटिव फीलिंग है, ये नेगेटिविटी को शो करता है। कौन? क्रो एंड हेमलॉक ट्री। और डस्ट ऑफ स्नो का यहाँ पे यूज़ किया गया है एज अ पॉजिटिव सिंबल यानी जॉय और होप। यानी सबसे पहले उसी डस्ट ऑफ स्नो के कारण उनका पूरा मूड बदल गया। ऐसा भी कहते हैं कि क्रो और हेमलॉक ट्री, इस हेमलॉक ट्री को हम लोग पॉइजनस ट्री मानते हैं, ठीक है। यानी नेचर में इन दोनों को इनऑस्पिशियस माना जाता है, लेकिन इन्हीं दोनों के वजह से हमारे पोएट का पूरा मूड जो है वो चेंज हो गया, वो सही हो गया, उनका दिन खराब होने से बच गया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों नेगेटिव चीज़ें हैं? हम कैसे कहेंगे कि ये दोनों इनऑस्पिशियस है? तो इसी से हमारा वो मोरल निकलता है कि इस दुनिया में, इस नेचर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो इनऑस्पिशियस होती है, ठीक है। इन दो तीन सिंबल्स को याद रखना। नेक्स्ट हमारा इंजैबमेंट। तो बेटा इंजैबमेंट क्या होता है? इंजैबमेंट जब भी एक पोम के लाइन के बाद कोई भी पंचुएशन मार्क्स नहीं होता तो समझ जाना वहाँ पे इंजैबमेंट होता है। जैसे कि अगर मैं पोम की बात करें तो यहाँ पे मैं पोम के पास ले आता हूँ, देखो पहला लाइन यहाँ पे कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो जिस जगह पे देखो कोई भी पंचुएशन मार्क ना हो, ना कॉमा हो, ना फुल स्टॉप हो, ना डैश हो, कुछ भी ना हो, तो समझ जाना वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे हमारा इंजैबमेंट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है? एलिट्रेशन में जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है स्टार्टिंग में वो बार बार रिपीट होता है। जैसे कि हिंदी में हम बोलते हैं ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चमची से चटनी चटाई। तो यहाँ पे कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है? च का साउंड रिपीट हो रहा है। तो इन द सिमिलर वे यहाँ पे देखो हैज़ गिवन माई हार्ट, तो हैज़ का ह एंड हार्ट का एच, तो यहाँ पे कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है? एच साउंड रिपीट हो रहा है, ठीक है। एंड सेव्ड सम पार्ट, तो सेव्ड का स और सम का भी स, तो यानी एस का साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो ये दोनों कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे एलिटरेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है बेटा? इन्वर्जन में हमारे पोएट के पास वो लाइसेंस होता है जिससे कि वो कोई भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर से छेड़खानी कर सकते हैं, यानी उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं। जैसे कि हम लिख देंगे आई एम अ बॉय, तो अगर हम नॉर्मली लिखते हैं आई एम अ बॉय तो एक पोएट क्या करेगा, उसको लिखेगा एम आई अ बॉय। वो चाहे तो इस तरह से उसको चेंज करके लिख सकता है, तो उसके पास लाइसेंस होता है, वो भी सही माना जाएगा। तो जब भी आप देखो किसी भी पोम के
स्टैंजा में जो लाइंस लिखे हुए हैं ऐसा लगे कि वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट दिख रहे हैं, तो समझ जाना वहाँ पे उन्होंने इन्वर्जन का यूज़ किया है और इस पोम में इन्वर्जन का यूज़ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? जब वाउल साउंड जो होता है वो रिपीट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं एसोनेंस। जैसे कि शुक, डाउन, ऑन, मी, तो यहाँ पे कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है? यहाँ पे ओ का साउंड बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ सिग्निफिकेंट मोरल्स है हमारे इस पोम के। जैसे पहला हो गया कि नेचर हैज़ द पावर टू टर्न नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी। ठीक है, सेकेंड मोरल हमारा है इट हैज़ द पावर टू ट्रांसफॉर्म द मूड ऑफ द पर्सन, यानी किसी पर्सन का मूड खराब हो तो वो नेचर में चला जाए तो उसका मूड बिल्कुल सही भी हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ पर्सन शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ। एक पर्सन को हमेशा ज़िंदगी में ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। मीन्स देखो, यहाँ पे मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा कि एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन वो होता है, ठीक है, ऐसे मैं बोलूँगा, ऑप्टिमिस्टिक का उल्टा उल्टा होता है पेसिमिस्ट। ठीक है, एक पेसिमिस्ट इंसान ऐसा होता है जिसको आप खजाना भी दे दो ना तो भी वो अपनी काम की चीज़ नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान वो होता है जिसके पास कुछ भी ना हो, यानी उसको कचरे के डिब्बे के पास भी ले जाओगे ना तो वो अपनी काम की चीज़ ढूंढ के निकाल लेगा। तो आपको क्या करना है? अपने लाइफ में ऑप्टिमिस्ट बनना है। ठीक है, यानी आपको होपफुल रहना है हर एक चीज़ के लिए, क्या पॉजिटिव हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, आईडी नीचे दिया हुआ है। मिलता है दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।